हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में लास्ट क्लास में पढ़ रहे टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है सेविंग फंक्शन को। मैंने आपको बताया था सेविंग फंक्शन के मीनिंग के बारे में, जहाँ पे हम इनकम और सेविंग के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन को एक इक्वेशन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जहाँ पे s इज इक्वल्स टू एफ इंटू वाई लिखते हैं हम। सेविंग फंक्शन को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, टेक्सचुअल फॉर्म में किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने सेविंग फंक्शन का एक टैबुलर प्रेजेंटेशन देखा था, जहाँ हम देख रहे थे कि कैसे इनकम और सेविंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनकम के बढ़ने पर सेविंग पर क्या असर पड़ता है। और जब हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन देखा तो हमने देखा कि इनकम बढ़ता है और ठीक उसके साथ साथ जो सेविंग होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। तो इनकम एंड सेविंग दोनों के दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। एंड इस डायरेक्ट रिलेशनशिप को जब हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो सेविंग कर्व हमें अपवर्ड राइजिंग मिला था फ्रॉम द नेगेटिव इंटरसेप्ट। स्टार्ट होता है सेविंग कर्व नेगेटिव इंटरसेप्ट से और वो इंक्रीज करता चला जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है। इतनी बातें हम लोगों ने डिटेल में लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली हैं। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम दो टाइप देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि सेविंग फंक्शन के दो टाइप हैं। सेविंग फंक्शन जिसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं, तो उसके दो टाइप हैं। एक था हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये दोनों टाइप क्या है, इन दोनों टाइप के मीनिंग के साथ साथ इनके नेचर को हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करेंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ propensity to save। एंड जब हम टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं तो दो टाइप हैं हमारे पास। सबसे पहला टाइप है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम APS के नाम से जानेंगे। और सेकंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे हम NPS शॉर्ट में कहते हैं या कहेंगे। अब दोनों में से वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले टाइप से, जो कि होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, या मैं शॉर्ट में ही लिखती हूँ APS। ठीक है, जैसा हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ा था, APC में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम का वो प्रपोर्शन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज कर लिया जाता है, उसी रेशियो को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कह रहे थे। यहाँ पे हमारे पास आधी कॉन्सेप्ट तो भाई सिमिलर है, बस यहाँ पे कंज्यूम की जगह पे सेव है। तो जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि इट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ saving to the corresponding level of income। इनकम के अलग अलग लेवल पर जो भी सेविंग किया जाता है, उसी के रेशियो को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से जानते हैं। अगर हम APS को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो सिंबॉलिकली हम यहाँ पे APS को डिनोट कर सकते हैं APS इज इक्वल्स टू सेविंग अपॉन कंजम्पशन।
जहाँ पे हम देख रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम, सॉरी मैंने कंजम्पशन कह दिया, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। इनकम के अलग अलग लेवल पे जो भी सेविंग किया जाता है, तो जो भी रेशियो होगा उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से जानेंगे। सिंपल सी बात है ये। सपोज करते हैं कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझें तो इनकम जो है वो है 100 करोड़ और सेविंग जो हो रहा है वो हो रहा है सपोज 20 करोड़ का। इस केस में अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हम यहाँ निकाल लेते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। दोनों को आप जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.2। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपका आता है 0.2, जो इंडिकेट करता है कि इनकम का 20% जो हिस्सा है वो सेव कर लिया जा रहा है। किसके द्वारा? तो जिस भी हम इंडिविजुअल के केस में बात कर रहे हैं या इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में इनकम का 20% हिस्सा सेव कर लिया जाता है, जिसका मतलब है कि 80% ऑफ द इनकम जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज किया जा रहा है। सो दिस इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस का तो ये मतलब हो गया। अब अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के मीनिंग के बाद इसी के मीनिंग को टैबुलर प्रेजेंटेशन में देखें तो हम सेविंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को टैबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम एक तरफ ले लेते हैं इनकम, जिसको वाई से डिनोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कंजम्पशन, जिसको हम सी से दिखाएंगे, और एक तरफ हम ले लेंगे सेविंग, एस से डिनोट करेंगे। एक्चुअली ब्रैकेट्स में नीचे होगा, मैंने पहले लिख दिया है। अब इनिशियली इनकम जो है वो ज़ीरो है। इनकम जब ज़ीरो है तो उस केस में आपका जो कंजम्पशन है वो प्रेजेंट है 40, सेविंग माइनस में होगा। ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार रिपीट करके डिस्कस कर ली हैं, तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे अच्छा एक और कॉलम रह गया, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो मेन है हमारा। यहाँ पे अगर हम एपीएस की बात करें, जो हम सेविंग बाय इनकम कर रहे हैं, तो वो आपका डैश होगा नथिंग। फिर जब इनकम बढ़ा 0 से 100 तो कंजम्पशन भी बढ़ा 40 से 120, और यहाँ पे सेविंग जो है वो है -20। ठीक है, यहाँ पे जब हम एपीएस यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे तो वो जाएगा आपका -20/100 इज इक्वल्स टू -0.2। मतलब यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो माइनस में जा रहा है हमारा। फिर क्या हो रहा है, इनकम फिर से बढ़ गया, 100 से बढ़ के हो गया 200, कंजम्पशन भी 120 से बढ़ के हो गया 200। यहाँ पे सेविंग्स है 0, क्योंकि जितना इनकम है ठीक उतना ही कंजम्पशन कर लिया जा रहा है। जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे तो सेविंग इज 0 एंड इनकम इज 200, सो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। किसी भी डिजिट को आप 0, किसी भी डिजिट से आप 0 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में 0 ही मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकम हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ठीक वैसे वैसे जो कंजम्पशन है वो तो बढ़ेगा 200 से 280, और जो सेविंग्स है वो भी बढ़ेगा। इनकम 300 था, 280 कंज्यूम कर लिया गया, 20 जो है वो सेव हो गया। अब जब यहाँ पे हम एपीएस का वैल्यू निकालेंगे तो 20/300, जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 0.067। यहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन 1 से कम है। ठीक इसी तरह से
इसके आगे भी हम जैसे जैसे इनकम बढ़ाते जाएंगे, कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा और सेविंग्स भी बढ़ेगा। और जब हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 0.10। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो उसके नेचर के बारे में हमको पता लग रहा है। और जब हम उसके नेचर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो एपीएस के बारे में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। और ना ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 से बड़ा हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। आप देखोगे जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा सेविंग बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन वैल्यू कभी भी एपीएस का 1 के बराबर नहीं होगा। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट? सो एपीएस का 1 के बराबर होना क्या दिखाएगा? तो अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के बराबर है तो वो इंडिकेट करेगा कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, वो जितना उनका इनकम है वो सारा का सारा अमाउंट कंज्यूम कर लेते हैं। बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना इनकम हो वो सारा का सारा सेव कर लिया जाए। सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकता है। कंजम्पशन इनकम के बराबर हो सकता है बट सेविंग्स हमेशा इनकम से कम होगा। यही कारण है कि एपीएस 1 के बराबर कभी नहीं होगा। अब क्योंकि 1 के बराबर ही नहीं होगा तो 1 से अधिक होने का सवाल ही नहीं उठता। जितना इनकम है 1 से अधिक होने का मतलब क्या? जितना इनकम है उससे भी ज़्यादा सेविंग किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो पाएगा। इनकम के बराबर सेविंग नहीं हो सकता है तो इनकम से अधिक सेविंग हो ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से एपीएस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द एपीएस इज कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 के बराबर हो सकता है, जो कि हम देख पा रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0 है कब? जब इनकम कंजम्पशन के बराबर है या फिर तब जब सेविंग 0 है। ये हो सकता है कि जितना इनकम है उसका 1% भी सेव न किया जाए, ये हो सकता है, लेकिन इनकम के बराबर सेविंग्स नहीं हो सकता। सो जिस केस में सेविंग 0 के बराबर हो जाएगा वहाँ पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो भी 0 हो जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो नेगेटिव हो सकता है, साथ ही साथ ये 1 से कम हो सकता है। एपीएस जो है वो 1 से कम हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि हम देख पा रहे हैं। नेगेटिव ये हो सकता है क्यों? क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकता है तब जब इनकम कम हो, कंजम्पशन अधिक हो, या तब जब इनकम 0 हो और कंजम्पशन जो है वो तब भी पॉजिटिव रहे, तब हमारा जो सेविंग है वो नेगेटिव होगा। और अगर सेविंग नेगेटिव है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो नेगेटिव हो सकता है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो 1 से कम हो सकता है, लाइक 0.9, 0.2, 0.8, 0.6। सो इट मीन्स एपीएस जो है वो 1 से कम हो सकता है। क्यों 1 से कम हो सकता है? क्योंकि इनकम से सेविंग जो है वो हमेशा कम ही होता है, इसलिए वो 1 से कम हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ेगा इन रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन इनकम। क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो इसके पीछे का कारण है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स बढ़ने लगता है। हम यहाँ पे और इनकम बढ़ा देंगे तो सेविंग और बढ़ेगा, और जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ेगा एवरेज जो होगा प्रोपेंसिटी टू सेव वो भी इंक्रीज होता जाएगा। सो एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इनकम, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होता चला जाता है
ठीक वैसे वैसे उसके रिस्पॉन्ड में जो सेविंग्स होते हैं या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। इसको आपको याद रख लेना है, इन सारे पॉइंट्स को, जैसे भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को पढ़ा और उसके बारे में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, वो आपको याद करने थे। ठीक उसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया कंप्लीट। बात करते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो कि है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम MPS के मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं, और काफ़ी मिलता जुलता है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। बस वहाँ पे हमने कंजम्पशन पढ़ा, यहाँ पे हमको सेविंग्स पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है ये बतलाता है रेशियो ऑफ चेंज को। जो रेशियो होता है चेंज इन सेविंग का ड्यू टू चेंज इन इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से सेविंग में जितना भी चेंज आता है या होता है, उसी के रेशियो को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। सपोज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि इनकम जो है वो 300 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गया। उसके रिस्पॉन्ड में जो सेविंग्स है वो हमारा, जब 300 करोड़ था तो 20 करोड़ सेविंग हो रहा था, और जब 400 करोड़ इनकम बढ़ा तो सेविंग्स बढ़कर के हो गया 40 करोड़। अब यहाँ पे अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम निकालना होगा। सेविंग का चेंज हम कैसे निकालेंगे? तो सेविंग 20 से बढ़कर के कितना हो गया? 40 करोड़। कितने का चेंज आया? 20 का। इनकम 300 से बढ़कर के हो गया 400 करोड़। कितने का चेंज आया? 100 का। सॉल्व करा तो पॉइंट वैल्यू आ गया 0.2, यानी कि इनकम में 100 करोड़ के चेंज होने पर सेविंग्स में 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से पता चलता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो आपको सिंपल मैनर में इनकम में चेंज होने के कारण सेविंग्स में होने वाले चेंज के बारे में बतलाता है। अब हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में अगर बात करें तो इसको हम टैबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके नेचर को हम समझ सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल की बात हो गई। टैबुलर फॉर्म में अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। एंड टेबल में हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डिनोट करेंगे, जहाँ पे एक तरफ हम ले लेंगे इनकम, उसके अगले तरफ हम ले लेंगे सेविंग्स, फिर हम ले लेंगे चेंज इन इनकम, फिर चेंज इन सेविंग, एंड देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, इनकम जो है वो इनिशियली हम लेंगे 0, ठीक है। इनकम जो है वो इनिशियली हम ले लेंगे 0। अब जब इनकम 0 होगा तो हम सबको पता है कि सेविंग्स वहाँ पे नेगेटिव में जाएगा, और पिछले टेबल में जो लिए गए वैल्यूज़ हम उसी को कहीं ना कहीं कैरी ऑन करते हैं, और चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग एंड MPS यहाँ पे इनडिटर्मिनेट होगा। फिर इनकम है 100, सेविंग्स यहाँ पे हमारा माइनस में है 20, क्योंकि इनिशियली इनकम बढ़ता है तो जो सेविंग्स है वो इनकम से, मतलब कंजम्पशन जो है वो इनकम से अधिक होता है, जिसके कारण सेविंग्स जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनकम में चेंज आया वो कितने का आया? 100 का।
सेविंग में जो चेंज आया कितने का, -20 का। अब हम जब एमपीएस निकालेंगे तो एमपीएस निकलेगा -20/100, वैल्यू आ जाएगा -0.2, वैल्यू आ जाएगा -0.2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो चेंज हो रहा है हमारे सेविंग में और चेंज हो रहा है इनकम में, उसके कारण मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसका वैल्यू, अच्छा यहाँ पे दोनों माइनस में है तो चेंज जो है वो प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एमपीएस है वो आपका 0.2 है। फिर इनकम बढ़ करके हो गया 100 से 200, सेविंग जो है वो बढ़ गया, और सपोज करो कि या यहाँ पे है जो है इनकम बढ़ा और सेविंग सपोज यहाँ पे हो गया 20 करोड़, ठीक है। चेंज इन इनकम जब हमने निकाला तो वो 100 करोड़ का है, और चेंज इन जब हमने सेविंग में चेंज निकाला तो वो सपोज 20 करोड़ का है। अब जब हम यहाँ पे निकालते हैं एमपीएस तो वो आपका आ जाएगा कितना, तो 0.2। एक बार फिर से हम इनकम को बढ़ाते हैं 200 से 300 करोड़। यहाँ पे जो सेविंग्स है वो हमारा 20 करोड़ ही होगा, और जब हम चेंज इन इनकम करते हैं तो 200 से 300 करोड़ का चेंज हुआ 100 करोड़ का, और 20 से 20 करोड़ का जो चेंज हुआ वो हुआ 0 का, और जब हम एमपीएस निकालेंगे तो आ जाएगा 0/100 चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम, और जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा वो आएगा 0। यानी कि इनकम है और कंजम्पशन सेविंग जो है अगर उसमें चेंज ना हो, 0 रहे, तो उस केस में जो भी हमारा एमपीएस का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। एक बार फिर से हम इनकम को बढ़ा करके देखते हैं, 300 से बढ़ा करके 400 करते हैं, तो इस स्थिति में सेविंग जो होगा वो बढ़ जाएगा, और सेविंग के बढ़ने से मान लो कि सेविंग जो है अब की बार हो रहा है 120 करोड़, ठीक है। अब जब इनकम बढ़ा तो सेविंग भी बढ़ा, सेविंग के बढ़ने से हमारा चेंज इन इनकम निकालेंगे तो 300 से 400 करोड़ का 100 करोड़ होगा, और सेविंग का चेंज हमारा 20 से 120 करोड़ 100 करोड़ का आ रहा है। जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालते हैं तो वो 100/100 आता है = 1, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो सकता है। तो इतनी कुछ बातें जो है वो हमें इस टेबल से पता लग रही हैं। अब यही बातों को अगर हम पॉइंट वाइज लिख लें एक जगह पे जहाँ से हम याद रखने में हमें आसानी हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अबाउट एमपीएस वो कुछ इस तरह के हो गए। सबसे पहला पॉइंट कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जो वैल्यू है वो लाई करता है 0 to 1। एमपीएस का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। एमपीएस का वैल्यू 1 कब होगा, सबसे पहली बात तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू 1 के बराबर होता है तब जब चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग के बराबर हो जाता है। जितना इनकम में चेंज हुआ अगर उतना का उतना सेव कर लिया जाए तो उस केस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 के बराबर हो जाएगा। वहीं पे अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है, तो एमपीएस का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि इनकम में चेंज होगा बट उसके रिस्पॉन्ड में सेविंग में बिल्कुल चेंज अगर ना हो तो उस स्थिति में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब इनकम चेंज होगा लेकिन आप सेविंग में बिल्कुल भी चेंज ना करो तो फिर वैसी स्थिति में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है उसके बारे में अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहें तो बहुत ही आसान है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि एमपीएस का वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। और उसके अलावा इसी के अंदर दो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि एमपीएस का वैल्यू 1 के बराबर कब और एमपीएस का वैल्यू 0 के बराबर कब होगा। इसी के साथ हमारा ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो फिनिश होते हैं। हमें इन दोनों टर्म्स जो हैं एपीएस और एमपीएस, साथ ही साथ एपीसी और एमपीसी, जिनको हमने अपने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, उनको याद रखना है, उनका कॉन्सेप्ट दिमाग में थोड़ा क्लियर रखना है और दोनों के बीच के रिलेशनशिप को भी हम लोगों को ज़रा जान लेना है। क्या रिलेशनशिप है? तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। किस तरह का रिलेशनशिप है वो जानना है हम लोगों को। तो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये रिलेशनशिप हम लोगों को सबसे पहले जानना है। तो जो रिलेशनशिप है वो है कि एपीसी हमेशा एपीएस के साथ जब ऐड होगा तो दोनों का सम 1 के बराबर होगा। द रिलेशनशिप इज एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 के बराबर होंगे। ये हमारा रिलेशनशिप है एपीएस और एपीसी के बारे में, के बीच में, कि इनका सम टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, और अगर प्रूफ करें तो किस तरह से, तो देखो हम लोगों को क्या पता है अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एंड सेविंग। सो वी नो इनकम इज अ सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, ये बात हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब क्या है कि इनकम चूंकि कंजम्पशन और सेविंग का सम है, तो इस इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें y से, अगर दोनों साइड को y से डिवाइड कर दें, देन हमें क्या मिलेगा? वी गेट y अपॉन y इज इक्वल्स टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y। ठीक, अब देखो y अपॉन y को हम 1 लिख सकते हैं, c अपॉन y को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि c बाय y यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और s बाय y यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर हम इन दोनों की जगह पे c बाय y की जगह पे APC और s बाय y की जगह पे APS लिख दें तो चलेगा, ये अब लिख सकते हैं। और अगर हमने ऐसा किया तो ये प्रूफ होता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। और इसलिए क्योंकि इनकम जो होता है वो या तो कंज्यूम किया जाता है और बचा हुआ हिस्सा सेव कर लिया जाता है, तो इसी वजह से इनकम के बराबर ही होता है हमेशा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो रिलेशनशिप जो है एपीसी और एपीएस के बारे में वो आपको बिल्कुल इसी तरह से एकदम सिंपल सेंस में याद रखना है कि दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से जब हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो एमपीसी और एमपीएस का रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि इन दोनों का सम भी 1 के बराबर होता है। किस तरह से? तो इस बात को भी हम प्रूफ करके देखेंगे, और प्रूफ करते समय देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप हमको पता है दैट इज इनकम इज अ सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, ठीक उसी इक्वेशन को हम लेकर के कंटिन्यू करते हैं कि चेंज इन इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। जो कंजम्पशन में इनकम में चेंज होता है उसके कारण कंजम्पशन में चेंज होता है और सेविंग में चेंज होता है। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और जो सेविंग है वो बढ़ेगा। हम लोगों ने अब तक इन सारी बातों को प्रूफ कर लिया है। अब क्या करते हैं,
अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई, तो हमें क्या मिलेगा ज़रा देखो तो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई को हम 1 लिख सकते हैं और डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई बराबर हमने पढ़ा है एमपीसी होता है, और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई बराबर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। तो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई की जगह पे हम लिख देते हैं एमपीसी और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई की जगह पे हम लिख देते हैं एमपीएस, और इन दोनों का सम 1 के बराबर हो गया। और इस तरह से प्रूफ होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसी के साथ ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने आज फिनिश कर लिया है। और प्रोपेंसिटी टू सेव के मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी हम लोगों ने देख लिया है, प्रूफ कर लिया है। अब बिल्कुल याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल्स टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। दोनों का सम जो है वो हमेशा 1 के बराबर होगा, बिकॉज लॉजिकली ये सही भी है, प्रूवन है कि इनकम जो है वो या तो कंज्यूम होगा या तो सेव होगा, और इंक्रीमेंट इन इनकम जो है वो या तो कंजम्पशन में इंक्रीमेंट को करेगा या फिर सेविंग में इंक्रीज को बढ़ाएगा, सेविंग में इंक्रीज दिखाएगा। और इसके साथ हमारा ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट के टाइप को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हम लोगों को इस चैप्टर के आगे, मतलब इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में जो काम आएंगे, हम उन सबको भी 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे अगले क्लास में इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थैंक यू।